अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि PSL 10 अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन है और जैसे जैसे फाइनल करीब आ रहा है वैसे वैसे जो मुकाबले हैं वो भी मजीद दिलचस्प हो जा रहे हैं। जैसे कि कल देखा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है बल्कि उन्होंने इस वक्त अगले मरहले के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह में जो मरकजी किरदार है वो एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान की जारहाना बैटिंग ने अदा किया, जिन्होंने सिर्फ 11 ओवर्स में 150 रन बनाकर कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक को बेबस कर दिया। दूसरी तरफ हम देखें तो जो कप्तान डेविड वार्नर है उनकी 43 रन की इनिंग्स रही, लेकिन इसके बावजूद कराची किंग्स की पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ही पवेलियन लौट गई। इसी के साथ हम बात करेंगे एक अहम बैनुल अक़वामी मामले पर भी, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि भारत एशिया कप या वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से दस्तबरदार हो रहा है। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत का ये कहना है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद हैं और बोर्ड की जो तवज्जो है वो इस वक्त सिर्फ IPL और इंग्लैंड सीरीज़ पर है। तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान ने हमें शो में ज्वाइन किया है। तैमूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त मैच कल देखने को मिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया और प्रॉपर T20 क्रिकेट जो एक्सपेक्ट की जाती है, जिसमें छक्के चौके देखने के लिए लोग स्टेडियम में आते हैं या TV के सामने बैठ कर देख रहे होते हैं, एग्जैक्टली वो बारी हमने देखी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। पिंडी का स्टेडियम हमेशा एक T20 क्लासिक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से पिचेस तैयार की जाती हैं और बाउंड्री भी अगर आप देखें तो हर एंगल से चारों तरफ जो बाउंड्री है वो 65 मीटर बाउंड्री है वहां पे, तो वहां पे ज्यादा बैट्समैन के लिए एक बैट्समैन पैराडाइज पिंडी को समझा जाता है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। और जो पिंडी स्टेडियम की रेपुटेशन है उसके ऊपर पूरा उतरा पिंडी स्टेडियम वंस अगेन। और जिस तरीके से क्राउड आया मेरे ख्याल में जब से रिज्यूम हुआ है PSL दोबारा, और जिस तरीके से लोगों ने और हमने सिर्फ ये दिखाया है कि हम किस तरीके से एक वन एंड स्ट्रॉन्ग नेशन है, क्रिकेट हमारा पैशन है। और और जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने सारा जो अभी पीछे हमने देखा कुछ एक हफ्ता पहले जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, और दोनों तरफ T20 लीग और स्पोर्ट्स जो है वो बीच में उसमें ब्रेक आया। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से PSL दोबारा जिस धूम से जिस जुनून से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि एक तरीके से लोग सब यूनाइटेड हुए और वी हैव शोन अगेन कि वी जस्ट नॉट अ क्रिकेट लविंग कंट्री, बल्कि हम सब एक हैं। और मेरे ख्याल में आप जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में बताया कि अब लाहौर में जब प्लेऑफ्स खेले जाएंगे, मेरे ख्याल में लाहौर में जिस तरीके से हमें फुल स्टेडियम मिलेंगे, फुल पैक सोल्ड आउट स्टेडियम्स मिलेंगे, मेरे ख्याल में उसकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर जाएगी और आवाजें जानी शुरू हो भी चुकी हैं। अच्छा, साहबजादा फरहान के हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगा। बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इन फ्यूचर कहां देख रहे हो आप नेशनल टीम में? देखिए फरहान नॉट जस्ट इन PSL, अगर आप उससे पहले नेशनल T20 भी देखें तो उसके अंदर भी उन्होंने 2 सेंचुरी की, फिर आके PSL के अंदर 2 सेंचुरी की। मेरे ख्याल में पहले बैट्समैन मैंने पाकिस्तान में जिन्होंने 1 साल के अंदर इवन दो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लेकिन T20 फॉर्मेट की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उन्होंने 4 सेंचुरी बनाई। सो ये फॉर्म और वो फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू रखी। अब वो PSL के इस वक्त सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले PSL 10 के बैट्समैन भी बन गए। कल उनको हनीफ मोहम्मद कैप भी प्रेजेंट की गई, विच इज अ गुड साइन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए हमें पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड एक हमेशा से एक कंसिस्टेंट और अच्छी और एक्साइटिंग एंटरटेनिंग T20 क्रिकेट खेलने वाली टीम है। उनकी जो अप्रोच है T20 क्रिकेट के ऊपर वो बाकी PSL की टीम से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत अटैकिंग और बहुत अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलते हैं। पहले 5 मैच उन्होंने जीते, फिर उसके बाद जब ब्रेक के बाद दोबारा आए तो एक हमें नजर आया कि उनकी टीम का एक कॉम्बिनेशन नहीं बना, कुछ इंजरीज हुई और 4 मैच वो हारे। और फिर जब दोबारा ब्रेक के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड आई है, एट द राइट टाइम उन्होंने ये मैच जीता। एंड आई होप कि यहाँ से वो पीक करेंगे, बिकॉज अब आप प्लेऑफ्स में जा रहे हैं, सो ऑलमोस्ट विन और आउट, सो ये वाली सिचुएशन है। इसे गुड। देखिए एलेक्स हेल्स वापस आए हैं, आपको पता है एलेक्स हेल्स अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समाद नीशम वापस आए हैं और कराची अगेन, कराची लुक गुड, सेटल्ड एज वेल।
लेकिन कराची किंग्स की बॉलिंग में आपको क्या कमी नजर आई? एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गए, बॉलिंग आपको लगी खासी कमजोर है, या फिर जो इस्लामाबाद की बैटिंग थी वो ही इतनी गैर मामूली थी कि कोई भी बॉलिंग होती तो यही हाल होता? एब्सोल्युटली, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक गैर मामूली बैटिंग, पहले 11 ओवर में कोई भी टीम 150 रन का अगर स्कोर लगाती है तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जहां पे बॉलर के पास इतना टाइम नहीं होता, और जब बैट्समैन इस तरह की फॉर्म में होता है तो बैट्समैन जहां पे वो यॉर्कर करे, बाउंसर करे, शॉर्ट वन करे, स्लो वन करे, हर जगह से बैट्समैन की ऐसी फॉर्म हो कि वो उसको बाउंड्री की तरफ फेंक रहा हो, तो मेरे ख्याल में जो बॉलर होते हैं वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आप गलती पे गलती करते हैं, आप सही एरियाज को हिट नहीं करते, और यू नो दिस एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ। और वो फिर ये होता है कि दूसरे जो बॉलर्स होते हैं वो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली पास ऑन हो रहा होता है प्रेशर। कराची ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि मेरे ख्याल में उनकी फील्डिंग और बैटिंग, मेरे ख्याल तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर वो कोलैप्स हुए, बट हमने देखा है कराची किंग्स ने बहुत अच्छी एक क्रिकेट खेली है इस पूरे PSL के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चारों टीमें जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आई थिंक इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन के जो चारों टीमें डिजर्व करती थी वो प्लेऑफ्स में आई हैं। और जिन हमने देखा कि मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान तो एक एक्सट्रीमली, मेरे ख्याल में ये उनका पहला इतना गंदा सीजन गया जहाँ पे उन्होंने 9 मैचेस हारे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने फ्रॉम टाइम टू टाइम ग्लिम्पसेस दिखाए, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट ना हो लीग बेसिस के अंदर आप प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई नहीं अच्छा तैमूर, शुरू के मैचेस में हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि शादाब खान की परफॉर्मेंस पर काफ़ी सवालात थे, उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी पर, वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कल के मैच में उन्होंने 45 रन भी किए हैं, 4 विकेटें भी ली हैं। शादाब की ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस है उसको अब आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा वेंडर डिसन थे, वो जल्दी आउट हो गए, सलमान अली आगा जल्दी आउट हो गए, तो एक प्रेशर अगेन आया तो जरूर था इस्लामाबाद यूनाइटेड पर भी, लेकिन उस टाइम फिर शादाब खान ने जो इनिंग्स खेली 42 रन की, वो बड़ी जबरदस्त रही। फिर 4 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। बिल्कुल, 19 बॉलों पे 42 रन की उन्होंने इनिंग खेली और फिर 4 आउट किए। देखिए, जब इतना बड़ा स्कोर आपने सेट किया और दूसरी टीम को चेज करने के लिए, और राइट आर्म लेग स्पिनर हमेशा एक अटैकिंग ऑप्शन होता है किसी भी बॉलिंग लाइन के अंदर, और बैट्समैन जब उसको अटैक करने जाते हैं तो यकीनन उनके पास ज्यादा चांस होता है आउट करने का। एक अटैकिंग बॉलर कंसिडर होते हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, और जिस तरीके से शादाब के पास गुगली भी है तो वो हमेशा से वो जो है वो डेंजरस ही रहेंगे। लेकिन शादाब के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे उनकी बॉलिंग के अंदर, कोई इंजरी कंसर्न्स थे। लोग सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शादाब परफॉर्म करें, फॉर्म में आए, एंड वो ग्लिम्पसेस देखे। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है पाकिस्तान के पास, और शादाब अगर बॉलिंग में परफॉर्म करते हैं, बैटिंग में परफॉर्म करते हैं, देन वो किसी भी टीम के लिए खेलें, आई थिंक ही इज एन एसेट। ठीक है, दूसरी तरफ कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप में आपको क्या लगा? कौन सी ऐसी कमी? मिडल ऑर्डर में देखा कि मिडल ऑर्डर तो उनका पूरा ही परफॉर्म नहीं कर सका। अगर ऊपर से देखें तो टिम सेफर्ड हैं, डेविड वार्नर हैं, या एंड पे अब्बास आफरीदी हैं जिन्होंने 13 पर 34 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो हुई, लेकिन मिडल ऑर्डर उनका पूरा नाकाम रहा। जी बिल्कुल, और यही उनका मिडिल ऑर्डर है जो उनको बहुत ज्यादा कामयाबी दिलाता हुआ आया है। मेरे शाह की आप बैटिंग देख सकते हैं, और फिर जिस तरीके से जेम्स विंस, जिस फॉर्म में जेम्स विंस हमें नजर आए, डेविड वार्नर ने बड़े राइट टाइम पे, हमने देखा कि शुरू के मैचेस में, लीग के ज्यादातर मैचेस के अंदर डेविड वार्नर जो है वो ऑफ कलर रहे, फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन लास्ट लीग के इस मैच से पहले जो मैच खेला गया उसके अंदर डेविड वार्नर ने एक शानदार इनिंग खेली, और फिर अब दोबारा हमें वो नजर आ रहा है कि डेविड वार्नर जो है वो फॉर्म में। डेविड वार्नर का बैटिंग फॉर्म के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कराची किंग्स के लिए इन द प्लेऑफ्स। देखें, आई डोंट थिंक सो कि कराची और लाहौर के मैच से बड़ा कोई मैच हो सकता है, या कोई राइवलरी हो सकती है डोमेस्टिक के ऊपर। और पहला एलिमिनेटर जो है ऑब्वियसली प्लेऑफ्स के अंदर जो है पहला क्वालिफायर खेला जाएगा ऑन द 21st, और फिर 22nd को जो मैच होगा, मेरे ख्याल में ये इस मदर ऑफ ऑल राइवलरीज। इस तरीके से हम पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में राइवलरी की बात करते हैं, इस तरीके से लाहौर कराची की डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट राइवलरी है। सो और जिस तरीके से इस वक्त लोग PSL को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेडियम्स पैक हैं,
मेरे ख्याल में एक नया जुनून पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिकेट का है। ठीक है, अच्छा एक और जंगी जुनून है जो कि क्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय मीडिया को सुकून नहीं मिल रहा, उनकी जो शिकस्त हुई है, उनको जिस हजीमत का सामना करना पड़ा है, तो वो आए रोज हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया चैनल्स जो कि ऑलमोस्ट हमारे लिए तो कॉमेडी शोज ही हैं, जिस तरह की वो हरकतें करते हैं या लैंग्वेज यूज करते हैं, इंडियन मीडिया, आपने भी ये नोटिस शायद किया हो कि प्रोपेगेट करते हैं पहले किसी भी खबर को, उसके बाद उनकी जो गवर्नमेंट है या उनका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, फिर वो उस तरफ कहीं ना कहीं सोचना शुरू करते हैं, या उन्हीं की वजह से ये चीज़ें उनकी मीडिया में इंजेक्ट की जाती हैं। जिस तरह से भारतीय मीडिया की तरफ से कहा गया, एशिया कप से दस्तबरदारी की जो खबरें थी वो हमने देखा, पहले वो मंजर आम पर आई, उन पर बड़ी बहस शुरू हो गई, दोनों तरफ से जो सोशल मीडिया थे वो भर गए थे। तो आपको लग रहा है कोई पसे पर्दा कोई इसका सियासी या क्रिकेटिंग जो तनाव है वो मौजूद है इस तरह की खबरों में? ये तो कह दिया गया कि तरदीद कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया मीडिया जो भी कहता है, आपने खुद ही कहा कि एक कॉमेडी शो है, और हमें उनकी कोई भी इस तरह की बात, उसके पीछे क्या उनका मोटिव होता है, आई डोंट थिंक सो वी शुड टेक दैट सीरियसली। सिर्फ उनके टीवी शोज ही नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे ही जोकर्स हैं वहाँ पे, तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो। और जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया है, हम सबके, हम देखें, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि आप आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके अपने आप पार्टीज को, लीडर्स को आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब इस तरह का मौका आता है, हम लोगों ने फिर दिखाया है कि हमारे डिफरेंसेस वो हमारे दरमियान हैं, घर के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब इस तरह का वक्त आता है तो हम सब एक हैं। जहां तक आपने क्रिकेट की बात की है, इंडिया का, देखें, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे। और हमें एक चीज समझ जानी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट का आप तस्वर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। कोई भी आईसीसी का इवेंट जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, एक वो मैच से जो सिर्फ जनरेट होता है एज कम्पेयर टू द होल टूर्नामेंट, वो उसके ऊपर भारी है। तो ये आईसीसी को भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान किसी भी इवेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट ना करे। पाकिस्तान को अपनी ये पोजीशन रियलाइज करनी चाहिए। और जिस तरीके से भारत, हमने देखा कि एक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं खेलने आया, पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर न्यूट्रल पर अपनी टीम्स को इंडिया के साथ कोई भी इवेंट जो इंडिया में खेला जाए उस बुनियाद पे खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और भारत की तरफ से हम देखते हैं कि मुतअद्दिद बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जैसे अभी भी कहा जा रहा है एशियन क्रिकेट इवेंट से अलहदगी की जो खबर है वो सामने आई, क्या इसके असरात हो सकते हैं एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स पर, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो दिल बड़ा किया गया, वनडे वर्ल्ड कप खेलने हम हिंदुस्तान भी गए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई तो हिंदुस्तान ने फिर न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना मुनासिब समझा था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा से ही गैर मामूली हुनर, जज्बे और हौसले के हामिल अफराद को जन्म देती आई है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हकीकतन बुलंदियों को छुआ है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि इज़्ज़त, हौसले और तारीख़ में भी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फ़ख्र, गिलगित बल्तिस्तान के सपूत सरबाज खान की। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलमी कोपैमाई की तारीख का दरख्शां बाब बन चुका है। 18 मई 2025 ये वो दिन है जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 पर सरबाज खान ने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी माउंट कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर की है, इसको बगैर किसी इजाफी ऑक्सीजन के कामयाबी से सर कर लिया है। लेकिन यह सिर्फ एक और चोटी का नाम नहीं था, ये वो आखिरी चोटी थी जिसके साथ ही सरबाज खान दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियों को बगैर ऑक्सीजन के सर करने वाले इस वक्त पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। और इसके साथ साथ ये एक ऐसा कारनामा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ चंद ही को पैमा सर अंजाम दे सके हैं। तसव्वुर कीजिए कि -50 डिग्री का दर्जा हरारत हो, कमज़ोर होती सांसें हो, मुसलसल बर्फबारी हो रही हो, रास्ते में लगे बर्फानी तौदे हों और हर लम्हे आपको जान का ख़तरा हो, लेकिन फिर भी एक शख्स अपने कंधों पर पाकिस्तान का परचम लिए पहाड़ों से मुखातिब होता है कि मैं तुमसे बुलंद हूँ। सरबाज खान का ये सफ़र 1 या 2 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि 1 दहाई से ज़ायद का अज़्म है, हिम्मत है, ज़ब्त है, कुर्बानी है।
और उनके खालिस जज्बे का अक्स है। उन्होंने 2016 में कोपेमाई का आगाज़ किया और आज 2025 में वो इस मैदान के सबसे बुलंद मकाम पर खड़े हैं। जिन 14 बुलंद चोटियों को उन्होंने बगैर ऑक्सीजन के सर किया, उनमें शामिल है माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, लोटसे है, मैक्लो है, इसके अलावा धूलगिरी है, मनास्टो है, नांगा पर्वत है, अन्नापूर्णा है और इसके साथ साथ ब्रॉड पीक है और शीशा पांगमा है। ये कोई आम कारनामा नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि दुनिया में कोपेमाई की खालिस तरीन शक्ल कहलाता है, जिसमें आप कोई भी इजाफी ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं, कोई मुकर्रर रस्सियाँ नहीं होती है और कोई भी आपके पास उस तरह से मददगार नहीं होता। सिर्फ कोपेमा है, उसका बैग है और उसके साथ उसका हौसला मौजूद है और सामने खड़ी एक कातिल चोटी है। यही वो जज्बा है जो सरबाज खान को दूसरों से मुनफरिद बनाता है। सरबाज का ताल्लुक हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अलियाबाद से है। वो सिर्फ पहाड़ों के बेटे ही नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के उन नौजवानों के रोल मॉडल भी बन चुके हैं जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। याद रखें कि उनकी मुहिम्मात में से 4 में उनके साथ पाकिस्तान के लेजेंड मरहूम मोहम्मद अली सतपारा भी शरीक थे और ये बात दिल को छू जाती है कि सरबाज खान ने अली सतपारा के उस ख्वाब को भी मुकम्मल किया है कि पाकिस्तान से कोई शख्स बगैर ऑक्सीजन के दुनिया की तमाम बुलंद चोटियों को सर करे। सरबाज खान न सिर्फ अपने मिशन में कामयाब हुए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के इस काबिल फ़ख्र विरसे को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। सरबाज खान का ये कारनामा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम हर पाकिस्तानी की जीत है और ये हम सब के लिए ही फ़ख्र का लम्हा है, हर उस इंसान के लिए जो पहाड़ों के सामने रुकता नहीं है बल्कि उनके बराबर खड़ा होने का हौसला रखता है। आज वक्त है कि हम सरबाज खान जैसे हीरोज़ को ना सिर्फ अप्रिशिएट करें बल्कि इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी और जितने भी खेलों के इदारे मौजूद हैं उन्हें यह चाहिए कि ऐसे कौमी हीरोज़ को वो इज़्ज़त दी जाए, वो सहूलतें दी जाएँ जिनके वो हकीकी मानों में हकदार हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा है जिससे पूरी जो आवाम है उसको भी फ़ख्र है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इस वक्त मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर पंजाब के बेशतर इलाकों में देखें तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत जनूबी पंजाब के अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा, ताहम चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आंधी भी चल सकती है, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसी तरह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पंजाब के कई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, लेकिन कुछ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई है। लाहौर में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% रहा है। इसमें तशवीशनाक बात यह है कि लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी मजमूई शरह इस वक्त 153 रिकॉर्ड की गई है, जो कि ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम देखें जिसमें गाजी रोड है, UMT है, जौहर टाउन में, यहाँ पर भी फ़ज़ाई आलूदगी के जो आदाद शुमार हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि आइंदा 24 घंटों का अगर फोरकास्ट हमें जानना है लाहौर पंजाब के दीगर इलाकों का मौसम, ये कैसा रहने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आने वाले 2 से 4 रोज के दौरान तकरीबन पंजाब में जो है मौसम शदीद गर्म रहेगा और इस बात की तवक्को है कि इस मरतबा जो है वो पंजाब ज्यादा गर्मी की लपेट में रहेगा, जहां पर पंजाब समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहां पर दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। तो आने वाले दिनों में लाहौर समेत तकरीबन पंजाब जो है वो गर्म रहेगा। ठीक है, और स्पेसिफिकली जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं या जब हम वहाँ कभी ट्रैवल भी करते हैं तो हमें ज़्यादा शदीद गर्मी वहाँ पर महसूस होती है। वहाँ पर अब शदीद गर्मी की मज़ीद पेशन गोई है और ये इसको हम एज अ हीट वेव ही काउंट करें? जी बिल्कुल, ये हीट वेव है और आने वाले दिनों में जो है जो वेस्टर्न पंजाब या सदर्न पंजाब में भी कुछ रिकॉर्ड भी ब्रेक्स हो सकते हैं आने वाले 4 से 5 रोज के दौरान। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आंधी भी हो सकती है, कोई बारिश भी हो सकती है। ये कौन से इलाके हैं खुशनसीब इलाके?
देखिए जी, ज्यादातर चांस ये है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है तो दोपहर के बाद जो है वो आंधी टाइप की सिचुएशन ज्यादा दर्जे हरारत की वजह से डेवलप हो जाती है। तो मोस्टली चांस तो यही है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी वगैरह आ सकती है। ताहम बारिश के जो ज्यादा इम्कानात होंगे वो पोटोहार रीजन और उससे मुल्हिका इलाकों या पहाड़ी इलाकों के आसपास वाले इलाकों में हो सकते हैं। ठीक है। और अनसब, जिस तरह से अब हर गुजरते साल हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर है जो वो बढ़ने की तरफ ही जा रहा है, राइज हो रहा है, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से, आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? हम लोग अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? हुकूमती सतह पर तो ऑब्वियसली जो हुकूमत के इदारे हैं वो इस पर कोई ना कोई वर्किंग कर रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए जी, सबसे आसान बात यही है जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि इंडिविजुअली अगर हर एक शख्स एक पौधा लगाए और उसकी आबियाई करके उसको दरख्त बनाए, एक तो ये सदका जारिया है, और दूसरा जितनी हमारी पॉपुलेशन अगर उस हिसाब से इतने दरख्त हम लगा लेते हैं तो इससे बहुत फर्क आ जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उसको हम किसी हद तक कम कर सकेंगे। यानी कि वी नीड ग्रीनरी, हमें पौधों की जरूरत है, दरख्तों की। ठीक है। अच्छा, लाहौर में अभी हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 153 रिकॉर्ड किया गया है। ये भी बताएं कि ये अभी के मौसम के हवाले से कितना खतरनाक है, इसमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए? लेकिन जी, जब ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है तो आपका जो यूवी इंडेक्स है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धूप की शिद्दत जो है वो डायरेक्ट आपकी जल्द को मुतासिर करती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पीक आवर्स हैं उसमें बाहर ना निकला जाए, और अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपको पीक आवर्स में यानी कि 11 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलना है, तो आप छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। पानी की, ठंडे पानी की बोतल साथ जरूर रखें। ठीक है। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ इलाकों में जब एयर क्वालिटी के ये मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार लिए गए, ये सामने आए, इसकी सबसे बड़ी रीज़न अभी आप क्या देख रहे हैं? मकामी जो सनती सरगर्मियां हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह है, या फिर जो हमारी ट्रैफिक है जिस पर बहुत से ऐसे व्हीकल्स ऐड हैं जिनकी उस तरह से सर्टिफिकेशन नहीं है, धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ? देखिए जी, रिसेंट स्टडीज जो हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जो हमारी जो व्हीकल्स हैं जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं है या जिनका जो धुआं है वो बहुत मुज़र है, वो भी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। स्पेशली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन है, ऑफ कोर्स वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो उनका जो धुआं होता है उसके साथ साथ जो सनती धुआं है, ये मिलकर जो है वो आपका जो इंडेक्स है उसको खराब करता है। ठीक है। और अभी हवा में नमी का जो तनासुब है वो 40% के करीब बताया जा रहा है। इस नमी का गर्मी की शिद्दत पर क्या असर पड़ता है? देखें जी, जब नमी ज्यादा होती है तो गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाती है, और जो आपका फील्स लाइक टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री ज्यादा होता है। तो जब नमी का तनासुब बढ़ता है और हवा रुक जाती है तो सफोकेशन की फीलिंग आ जाती है, सफोकेशन डेवलप हो जाती है, आपका पसीना खुश्क नहीं होता और आप डिहाइड्रेटेड बड़ी स्पीडी होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगले 24 घंटे नहीं बल्कि अगले जो 4 रोज़ हैं वो शदीद गर्मी के ही हैं, इन 4 दिनों के बाद कोई दर्जा हरारत में आप देख रहे हैं कोई कमी आएगी या बैलेंस रहेगा? या अगर स्पेसिफिकली मैं पूछूं ईद उल अजहा के हवाले से कैसा टेम्परेचर उस टाइम पर भी होगा? देखिए जी, ईद उल अजहा जो है वो स्टार्ट ऑफ जून में है, यानी कि पहले अशरे में इंशाल्लाह हो जाएगी। तो उस दौरान आपको पता है जून का महीना है और जून में गर्मी तो होती है, तो इस बात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई सब्सिडेशन होगी, गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है। अच्छा, मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में जब हम देखें तो फिर ऐसे मौसम को तो हम गैर मामूली ही तस्वुर करेंगे, और गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ गैर मामूली स्टेप्स भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, बात यह है कि हमें अडॉप्टेशन और मिटिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अडॉप्टेशन तो इस सूरत में होगा कि हम इस मौसम के साथ अपने आप को सेट करें, वो मोस्ट जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लेकर चलें। मिटिगेशन में यही है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी करनी है ताकि हम इस इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। ठीक है। और किसानों के हवाले से कुछ स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहते हो इस मौसम के अकॉर्डिंगली? देखें जी, गर्म मौसम है और किसान हजरात जो है वो अपनी जो भी सरगर्मियां इस हिसाब से करें, और हमें चाहिए कि हम इस वक्त जो है वो मॉडर्न जो तरीक़ेकार हैं पानी देने के, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और दूसरे इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए ताकि हम पानी का कम से कम ज़िया करें।
ठीक है। और जब हम बात करते हैं ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, तो महकमा मौसमियात की तरफ से जो दूसरे इदारे हैं उन्हें भी किसी किस्म की वार्निंग या अलर्ट जारी किया गया है? जी देखें, जब किसी किस्म की कोई एडवाइजरी इशू की जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाता है कि ये सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। तो इस हिसाब से जो पीडीएमएज या डीडीएमएज हैं वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो उनका एसओपी है उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। ठीक है। और इस साल आप सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं जब भी बारिशें आएंगी उस टाइम पे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं लाहौर के जहां पर सीवरेज जो है वो बिछाया जा रहा है और खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं? जी देखें, आने वाले 1 से 2 रोज के दौरान महकमा मौसमियात जो है वो मॉनसून की एडवाइजरी इशू कर देगा। इस बात की तवक्को है कि अब तक के डाटा के मुताबिक इस साल बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। ठीक है। इसका मतलब जो तैयारियां हैं वो फिर इसी ज़मीन में की जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म की जो आफत है उससे हम निपट सकें प्रॉपर तरीके से। जी बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर हम सबको ज़रूरत है कि हम सब अपना ख्याल रखें। जितनी गर्मी पड़ रही है, हीट वेव है, जिस तरह से जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी पीक टाइम है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम ज़रा कम बाहर निकलें या छतरी का इस्तेमाल किया जाए। जो हाइड्रेशन है उसको बेहतर रखा जाए। बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनका बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए। जो हाइड्रेशन है उनकी वो अच्छी होनी चाहिए। पानी पीने का जो सिलसिला है, जो जब हम नमकियात के हवाले से बात करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जैसे अंजुम साहब ने भी एक मैसेज कन्वे किया है कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर एक एक पौधा एटलीस्ट ज़रूर लगाएं, उसकी आबियारी करें और उसको एक तनावर दरख्त बनाएंगे तो फिर ये जो क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, हर साल हम देख रहे हैं टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये हम सबके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कितनी गर्मी और कितनी हीट हो चुकी है कि बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, लोगों को अपने कामों पर जाने में प्रॉब्लम है, ऑफिस अगर उन्होंने जाना है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम दरख्त लगाना शुरू कर देते हैं, आज से भी ये शुरू करें। और इस तरह की बहुत सी हमने देखा सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों पर भी काम करें। दूसरी तरफ बच्चों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल में छुट्टियों की अनाउंसमेंट है वो भी शायद अब जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और अब देखना यह है कि कब महकमा तालीम की तरफ से जो छुट्टियां बच्चों की वो गर्मियों की अनाउंस कर दी जाती हैं, क्योंकि जो पेपर्स हैं बच्चों के वो भी इस वक्त चल रहे हैं। अब जो फर्स्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी चल रहे हैं, तो मौसम इंतहाई शदीद हो चुका है। तो जो हमारे इम्तिहानी मराकज़ है वहाँ पर से भी कंप्लेंट्स ये जनरेट हो रही हैं कि वहाँ पर एयर कंडीशन तो दूर की बात, वहाँ पर पंखा मौजूद नहीं होता, पंखे बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, जो वाटर कूलर है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये भी हमारे एजुकेशन सेक्टर को देखने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उन पर प्रॉपर फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो बच्चे वहाँ पर पेपर देने के लिए आ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे पाक भारत सीज फायर के बाद जो जनूबी एशिया की सिचुएशन है उसमें एक मरतबा फिर से सिफारती और स्ट्रेटजिक सफबंदियाँ इस वक्त तेज़ी से बदल रही हैं। पाकिस्तान में आलमी बिरादरी के सामने अपनी खारजा पॉलिसी के नए जाविये उजागर करने के लिए बड़े पैमाने पर सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। और इसी तनाजुर में नायब वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा अहम दौरे पर चीन पहुँच चुके हैं, जहाँ वो चीनी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई, खालिस्तान तहरीक पर भी बात होगी, सी पैक के हवाले से गुफ्तगू होगी और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू की जाएगी। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर एक और सिफारती वफ्द को आलमी दारुल हुकूमतों में भेजा जा रहा है ताकि भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जा सके। इसके साथ ही अफगान वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग पहुँचने वाले हैं, जहाँ से फरीकी मुज़ाकरात में चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन के नए रास्ते तलाश करेंगे। क्या पाकिस्तान अब खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन का मरकज़ बन रहा है? क्या चीन के साथ ताल्लुकात का नया बाब खुलने जा रहा है? और क्या आलमी ताकतें इस वक्त जनूबी एशिया में पाकिस्तान के किरदार को एक नए जाविये से देख रही हैं? इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे दिफाई और खारजा उमूर के माहिरीन के साथ। हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज़ियाकार कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं।
आप सबसे भी गुफ्तगू करेंगे और इसहाकडार का जो दौरा है बीजिंग उसको किस तनाजुर में देखा जा रहा है ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अब खत्ते में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन का मरकज़ बनता हमें दिखाई दे रहा है। अभी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी ये जो दौरा हम देख रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म चाइना में मौजूद है, इनके इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? रवायती दौरा है, सिफारती राब्ता है, या फिर एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर देखें हम इसे? जी देखिए, ये रवायती दौरा तो नहीं है, क्योंकि ये जो अंडर द सर्कमस्टांसेस एक बहुत आप कह लीजिए स्पेशल इनिशिएटिव है। क्योंकि जब ये आप पिछले दिनों जब 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो पाकिस्तान और इंडिया का आप कहिए कि मार्का हुआ जी, तो उसमें अफ़गानिस्तान का रोल इन अ वे बहुत इम्पोर्टेंट था, जो इंडिया ने अपने कैलकुलस में जिसको शामिल किया हुआ था। और शामिल ये किया हुआ था कि जब इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर से कुछ करेगा तो वेस्टर्न बॉर्डर पे भी कुछ होगा। ठीक है। और वो उसमें काफ़ी हद तक उनकी मिस कैलकुलेशन थी कि उसको अफगान तालिबान जो है वो ट्रिगर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, या जो आप कह लीजिए जो चाइनीज़ वहाँ का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि वो उनके बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, डेवलपमेंट के पार्टनर भी हैं, तो उनको ये मैसेज आई थिंक ये क्लियर दिया गया था कि जो पाकिस्तान इंडिया का फ्यूड है इसमें आप शामिल नहीं होंगे। अच्छा, अब वो इंडिया की कोशिश यही थी कि इसको कम से कम 2 फ्रंट बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर में कन्वर्ट कर दीजिए। एक तरफ ईस्टर्न साइड से इंडिया करे, वेस्टर्न साइड से शरारत जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर से हो, और जो बलूचिस्तान का इशू है यानी द हाफ फ्रंट वो वहाँ पे बहुत पॉप अप हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इस ऑपरेशन से पहले भी पिछले 2 महीने से जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने बलूचिस्तान में काफ़ी ऑपरेशंस किए, काफ़ी कंट्रोल किया, और वो जो उनकी मिडिल टीयर की लीडरशिप थी उसको काफ़ी हद तक उन्होंने एलिमिनेट किया, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। तो अब ये जो दौरा है जिसमें आज मुत्तकी साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो चाइना पहुंच चुके हैं, और आज मुत्तकी साहब पहुंच रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता ये है कि एक तो पहले आपस में, क्योंकि ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर पहले तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात होगी, उसका एलामिया होगा, और उसके बाद अगर ये प्रोग्रेशन होती है और वहाँ पे चीज़ें एग्री होती हैं, तो मुझे लगता ही है, दिस इज़ माई रीडिंग, कि चाइना जो है वो सीपैक की जो एक्सटेंशन है अफगानिस्तान में उसका भी जल्दी ऐलान करेगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ हैं जो हमें मिल सकती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तान का जो टॉपिक है वो भी, उस पर भी कोई डिस्कशन की जाएगी। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक्टिव है, खालिस्तान तहरीक को हम शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें उनकी नज़र में। देखिए, पाकिस्तान जो है इज़ अ पीसफुल कंट्री। पाकिस्तान कभी भी किसी के मामलात में, जो जैसे इंडिया बलूचिस्तान में और केपी में हमारी इंटरफेरेंस की कोशिश करता है, पाकिस्तान ने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो वो जो फिज़िकल जिसकी बात की जा रही है सपोर्ट की या कुछ ऐसा, इट्स नॉट, ना पाकिस्तान की तरफ से है ना चाइना की तरफ से है। ठीक है। और मैं नहीं समझता कि खालिस्तान की बात इस पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान जो ट्राईपार्टाइट है इसके अंदर होगी। इट इज़ प्योरली मीटिंग विच विल कंसर्न the western border, which will concern Afghanistan, which will concern Pakistan, and strategic friendly overhang of China. तो आई थिंक ये इसके ऊपर होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चमगोइयाँ और जो हमारे जो आप कह लीजिए कॉग्निटिव डोमेन में तो चल रही है खालिस्तान से रिलेटेड, लेकिन ऐसा आई डोंट थिंक नहीं है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान चीन का जो अब ताबून का दायरा कार है वो अब ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली सिर्फ माशी मामला तो महदूद नहीं रहा, उसमें हम दिफाई बात करें या जियोपॉलिटिकल बात करें तो वो एजेंडा भी अब एडअप हो चुका है। जो आजकल बात की जा रही है कि पाकिस्तान को अब दुनिया उस नज़र से नहीं देख रही है जैसे पहले देखती थी, जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल। देखें, ये जो सीसीपी है यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसका स्ट्रक्चर और इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ही कुछ ऐसा है कि बज़ाहिर तो वेस्ट का ये आप कह लीजिए, वेस्ट तो चाइना को एक अलग लेंस से देखता है, जिसमें वो समझता है कि वो चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, चाइना एक बहुत
ऑटोक्रेटिक और एक डिफरेंट एक पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी है, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, चाइना के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है, वो बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल तक गई हुई है। अच्छा, अब जब चाइना से कंप्रिहेंसिव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मिलिट्री रिलेशनशिप तो उसका एक फेसेट है। बेसिकली तो पहले पाकिस्तान उसके सीपैक का हिस्सा था, और चाइना ने या पाकिस्तान ने कभी भी अपना जो मिलिट्री फेसेट है उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। ये तो मजबूरन जब इंडिया इस लेवल पे ले गया फिर कि हमारे लिए एग्जिस्टेंस का और सिक्योरिटी का इशू बना, तो हमने एक फिर डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमोन्स्ट्रेशन वो तो एज पर द यूएन चार्टर, एज पर द शिकागो कन्वेंशन, एज पर जेनेवा अकॉर्ड, एवरीथिंग, वो तो हमारा राइट बनता था। तो अब बेसिक रिलेशनशिप तो इकोनॉमिक है, क्योंकि चाइना भी ये बिलीव करता है, पाकिस्तान भी ये बिलीव करता है कि जो ग्रोथ है वो रीजनल होती है। यू कैन हैव ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टर्म्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो आप अटलांटिक के पार भी हो, या स्ट्रेटेजिक नेबर, लेकिन वो नेबर नहीं होता। नेबर तो एक्चुअली आपका जो जिस रीजन बॉर्डर टू बॉर्डर जी उसके साथ। तो इसलिए जो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि एक बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी सीपैक और इवन आई वुड से कि बियॉन्ड सीपैक बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इट इज़ नाउ कमिंग ऑन एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश को जंगनान का इलाका करार दे दिया गया चाइना की तरफ से, तो ये आयर हाउस हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो फिर मिस एडवेंचर किया था, अब कुछ ना कहीं से जो बैकलैशेस हैं वो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। देखें, जब हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि रिवेंचस स्टेट होती हैं, जिनके बहुत हिस्टोरिकल क्लेम होते हैं और वो उस पर, और कुछ जो होती हैं उसको रिवाइज करने की रिविजनिस्ट स्टेट होती हैं। ये जो 21st सेंचुरी है ना, ये रिविजनिज्म की और रिवेंचिज्म की सेंचुरी नहीं है। ये सेंचुरी जो है ना, ये को एग्जिस्टेंस की सेंचुरी है। जब ग्लोबलाइजेशन हो गई, जब आपके बॉर्डर्स जो हैं वो लिटरली डाइल्यूट हो गए बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और सारी चीज़ें, इवन जो आपका कल्चर है वो अब एक ग्लोबल कल्चर होता जा रहा है। तो उसमें फिर आप जो हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं इंडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अभी भी वो अपनी जो आप कह लीजिए 600-700 साल पहले की चीज़ों को लेकर वो 21st सेंचुरी में रहना चाहते हैं। यानी द बर्डन ऑफ हिस्ट्री और प्रोग्रेशन इन फ्यूचर, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल उनके क्लेम के जो मुगल हैं उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, ये किसी ज़माने में जो इंडिया है वो पता नहीं कहाँ तक था, नॉर्थ में तिब्बत तक था और साउथ में हम कहाँ, जिसकी आज भी वो बात करते हैं खंड भारत जो कहा जाता है जी। तो अब जो है वो चीज़ें बहुत रिवाइज हो गई, क्योंकि जो सब नेशनल जो ट्रेंड्स थे, या जो आप कह लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंकन हो सकता है किसी स्टेज पे इंडिया का उस तरह से हिस्सा हो, लेकिन अब वो एक अलग कॉम है, एक अलग कम्युनिटी है। बंगालीज जो हैं अब वो एक अलग कम्युनिटी है। इसी तरह जो नॉर्थ की स्टेट्स, जी नेपाल है, भूटान है, किसी स्टेज पे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो बॉर्डर्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जो दुनिया थी वो तो फ्रंटियर्स की दुनिया थी। उस दुनिया में आप यू कुड क्रॉस बॉर्डर एनी टाइम एनीवेयर, आपका सस्टेनेंस इस पे था कि आप 6-6, 7-7 कंट्रीज क्रॉस करते थे जानवर लेके, फिर वापस चले जाते थे। सीजनल जो आपकी मूवमेंट्स होती थी। तो अब तो ये बॉर्डर्स का दौर है, जब से वेस्टफालियन ट्रीटी आई, और अब ये पोस्ट वेस्टफालियन जो है उसके अंदर भी बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हुए, गो कि ग्लोबलाइजेशन हो गई। लेकिन तो इंडिया जो है वो, मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में रहते हुए जो पुरानी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज थी उनको रिवाइव करना चाहता है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, सिफारती वफ्द अब जिस तरह से भेजे जा रहे हैं भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए, इस मूव को पाकिस्तान की किस तरह से देख रहे हैं? हिंदुस्तान भी ये कर रहा है, शशि थरूर की क़यादत में, हम भेज रहे हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में। चॉइस ऑब्वियसली उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा, बिलावल भुट्टो एज ए चॉइस, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग क्रिटिसाइज करने से बाज नहीं आते। जी देखें, बेसिकली इंडिया का मसला ये है कि वो लोग, उनकी जो मैं समझता हूँ जो उनकी स्टेट क्राफ्ट है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनलाइज पे बेस्ड है, कौमी झूठ। तो वो कौमी झूठ का एक एजेंडा लेके बाहर जा रहे हैं, और शशि थरूर साहब भी जा रहे हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी ये जंग जो है वो हमने जीती, हमने पाकिस्तान को वो जो टेररिस्ट
सो कॉल्ड खुदा ना खास्ता जो टेररिस्ट अड्डे थे 5 वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए और हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो आपने सारा कुछ कर दिया तो फिर आपको बाहर जाने की और एक्सप्लेन करने की और बताने की ज़रूरत क्या है? आपको तो फिर ज़रूरत नहीं, आप आराम से घर बैठिए और एंजॉय करें, अपनी फतह का एंजॉय करें, जश्न मनाएं जी। फिर क्यों जा रहे हैं? तो वो एक्चुअली जो नैरेटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी ने, हिंदुत्व ने और बल्कि जो आरएसएस माइंडसेट है उसने जो लोगों को जिस जगह पे वो ले गए हैं, ठीक है, अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं साइकोलॉजिकली। उनको एक नेरोसिस कर दिया। अब उस नेरोसिस के अंदर उनको नॉइस चाहिए हर वक्त कोई नॉइस चाहिए। वो चल रही वहां पर अभी भी उनका जो मीडिया जैसे हमारे भी एक सेगमेंट, सोसाइटी के एक सेगमेंट को नेरोसिस हो चुका है, उनको भी हर वक्त नॉइस चाहिए। तो वो हर चीज के अंदर से कोई ना कोई गलती निकालते हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई शक है, कोई शुबा है। तो एग्जैक्टली इंडिया में तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है। सो हमें ये करना चाहिए कि जैसे हमारे लोग जा रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, दे कैन टॉक, जितने भी लोग हमने सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपको पता ही है नाम, तो उन लोगों को हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ अपना नैरेटिव, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, दैट टू फैक्ट बेस, जो कि इंटरनेशनल पार्लेज में आता है, वो हम डेफिनेटली वहाँ पे दें, लोगों को बताएं। लोगों को ऑलरेडी पता है, बिकॉज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, थ्रू देयर सोर्सेज, दे नो कि एक्चुअली हुआ क्या है, बिल्कुल। और वो साथ साथ रिपोर्ट होता रहा इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन इस स्टोरी के साथ हमें अब अपनी स्टोरी अटैच करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है जो हम जा रहे हैं, बजाय कोई एक्सप्लेनेशन देने के, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए दो चीज़ों को लेके। एक जो हमारा पानी का इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी का, वो पूरी दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क किसी का पानी नहीं रोक सकता, ना कोई रोकता है और ना कोई रोक रहा है सिवाय इंडिया के। दूसरा जो कश्मीर का इशू है, क्योंकि कश्मीर का इशू इस जो इंडिया के दरमियान दोबारा से हाईलाइट हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह से कह दिया। एग्जैक्टली जो इंडिया की ये वाली मिसकैलकुलेशन थी, इससे दो चीजें हुई कि कश्मीर का इशू दोबारा उस स्टेज पे चला गया जो 1948 की स्टेज थी। मैं 47 नहीं कहूंगा, क्योंकि 47 में तो फिर लोग जो हैं इंडियन उसकी एक और इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि जी 47 में जो 47 के बाद 48 में जो यूएन रेजोल्यूशन 47 आई थी, उसमें तो ये कहा गया था कि पाकिस्तानी जो इर्रेगुलर हैं वो वापस चले जाएंगे पहले, फिर इंडियन फोर्सेस वापस जाएंगी और फिर प्लेबिसाइट होगा। तो ये तो सिचुएशन 48 के बाद है ही नहीं, तो वो रेजोल्यूशन। तो ये दो मेन नैरेटिव्स हैं जो हमें लेकर चलना है, इंडस वाटर ट्रीटी और मसला कश्मीर के हवाले से, जो एक बार फिर से दुनिया में हाईलाइट हो चुका है। दिफाई तज़िया कार रिटायर्ड आबिद लतीफ़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने सरबुलंद होकर खड़ा है, लेकिन इस बार मैदान जंग नहीं बल्कि ज़राअत का ये मैदान है, और ख़ास तौर पर जैतून का। जी हाँ, पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में होने वाले वर्ल्ड ऑलिव ऑयल कंपटीशन में एक शानदार कामयाबी हासिल की है, जहां दुनिया भर के 90 से ज़ायद ममालिक के ब्रांड्स ने शिरकत की। लेकिन जीत का जो ताज था वो लोरालाई ओलिव्स ने अपने सर पर सजा लिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के लिए पहला मौका है कि किसी ब्रांड ने इस आलमी सतह के मुकाबले में इनाम हासिल किया है। भारत ने इस मुकाबले में इसराइली टेक्नोलॉजी से जैतून काश्त करके शिरकत की, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में इनाम हासिल नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ आलमी मयार का जैतून ऑयल पेश किया बल्कि सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिया। इस अजीम कामयाबी के पीछे जो विजन, मेहनत और हुब्बुल वतनी है, उसका सेहरा जाता है बलूचिस्तान के खूबसूरत इलाके लोरालाई से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत रसूल को, जो न सिर्फ लोरालाई ओलिव्स के बानी हैं बल्कि पाकिस्तान के ज़राअती शोबे में एक इनकलाबी सोच के अलंबरदार भी हैं। आज हम इसी कामयाबी पर उनसे बात करेंगे, इस ख्वाब पर जो हकीकत बन गया, और जानेंगे कि किस तरह से बंजर ज़मीनों को सरसब्ज़ जैतून के बागात में तब्दील किया गया। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इस तारीखी जीत पर बहुत मुबारकबाद हो। ये बताइएगा कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड ऑलिव ऑयल मुकाबले में शिरकत का ये जो आइडिया था, ये आपको किस तरह से आया? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑलिव के से रिलेटेड तकरीबन कुछ 3-4 साल से हम लोग देख रहे थे कि यार पाकिस्तान में ऑलिव प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, और जब हम लोग यूएसए, इटली या स्पेन जाते थे तो हमें महसूस होता था कि यार अब हमने पाकिस्तान का भी ऑलिव यहाँ पे उसका कैटेगरी में लेके आना है। तो ये मेरा ख्वाब था कि जब हम लोग बाकी चीजें कर सकते हैं, हमने ग्रो भी कर लिया है, प्रोड्यूस भी कर लिया है, तो हम क्यों नहीं क्वालिटी ऑलिव रिकग्निशन ले सकते। उसके लिए हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना जो ऑयल है वो उन्हें भेजा था,
लास्ट ईयर दिसंबर में, एंड उसमें फिर इनका एक पैनलिस्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें ये डिफरेंट पैनलिस्ट को करवाते हैं, इसकी लैब टेस्ट करवाते हैं सारा। इट टेक्स लाइक 2 months। तो लास्ट मंथ इन्होंने हमें ना सिर्फ उसको रिकग्नाइज किया, बल्कि हम सिल्वर कैटेगरी, जो सिल्वर अवार्ड में मिला है, विच पाकिस्तान में तो है ही है और आपने भी मेंशन कर दिया है। दूसरा एक चीज आपने जो इंट्रो में किया है, जस्ट वांट टू क्लियर दैट, मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान हमारा है। और बेसिकली मैं लोरालाई का एक, मुझे जब 2021 में मैं वहां पे गया था, तो जब मैंने वहां का एनवायरनमेंट देखा और वो उधर देखा, तो मुझे फील हुआ कि यार इसको हमने, इस एरिया को एक पहचान देनी है, जस्ट लाइक जैसे कैलिफोर्निया, टस्कनी या ये लोग अपने एरियाज को देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, सारे पाकिस्तान को इसकी मुबारकबाद है। ठीक है, और ये जो जर्नी थी ये कैसी रही लोरालाई की? जब ज़मीन की हम बात करते हैं, बंजर ज़मीन कहा जाता है उसको, वहाँ पर जैतून काश करना और फिर इतने बड़े लेवल पर चले जाना, जब इसकी बुनियाद रखी थी तो उस वक्त आपने सोचा था कि एक दिन ये ब्रांड दुनिया के बेहतरीन जैतून ब्रांड्स में शुमार होगा? अच्छा, इसमें जो हम किसी भी पाकिस्तान के एरिया में बेस्ट क्वालिटी ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, जो आपकी टीम है, जो आपने आउटपुट मैनेज करना है, ये सारा डिपेंड करता है। और फिर हार्वेस्ट किस टाइम पे करना है, एंड हार्वेस्ट से के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कब कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अगर हम लोग मेक श्योर करेंगे, ये चीजें आप प्रोसेस को फॉलो करें, तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हम वो नेशनल क्वालिटी का ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी रीजन, बट अभी पाकिस्तान में बहुत अच्छा बाकी एरियाज में, पंजाब में, KPK में, आजाद कश्मीर में और इवन सिंध में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो वो दिस इज ऑल अबाउट हाउ you know apply the good practices in your orchard and the supply chain management। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी देखा गया कि भारत ने इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो कि वो अपनी हर चीज़ में शायद करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो मकामी वसाइल थे उससे आलमी मयार का जैतून ऑयल बनाया। अच्छा, वो उसपे इंडियंस बहुत काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड वो सारा उसमें जो एडवांस की टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं। बट इट्स नॉट कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो हर चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, पैशन भी होता है। हम जो मतलब हमारी जो टीम है वहाँ पे, हमारे वी हैव अदर कलीग जो आए हुए हैं, वो ऑर्चर्ड्स में खुद जाती है, मतलब खुद जाके जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तो सेलेक्ट करना विच इज द बेस्ट टाइम, कब टाइम है, और अर्ली उसको जो है वो लेके जाना। तो दिस इज हाउ इट इज। मतलब उसमें वो टेक्नोलॉजी ठीक है हमसे आगे है, बट जो पैशन है और जो हमारा जो फेथ है उसमें दे कैन नॉट कम्पीट। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ये तवील सफ़र है, कौन सी ऐसी मुश्किलात थी, ख़ासतौर पर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से जब आपने शुरू किया? पाकिस्तान में जो है, आपके पास अगर जज्बा हो करने का, तो आपके लिए जो एक जिसको कहते हैं ये इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। यू जस्ट नीड टू गेट टू द राइट पीपल, राइट टाइम एंड राइट टीम। इसमें गवर्नमेंट ने, शुड से टू थैंक टू देम, कि उन्होंने एक कंप्लीट इसमें वो बनाया हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। पंजाब में 2015 में इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, फिर उसको आगे इन्होंने कैरी ऑन किया है और अभी भी तक वो चल रहा है। तो इनका फेडरल ऑलिव का प्रोजेक्ट है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इटली से मशीनें इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जो आपके जो एरियाज है, दूर दराज एरिया, वहां पे ये लगवा रहे हैं। जैसे हमने ये एक्सेप्शन पाया था, ये लोरालाई की जो वहां पे इनकी फेडरल गवर्नमेंट की मशीन लगी है, उससे हमने एक्सेप्ट करवाया था ये ऑयल। तो इसमें कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी एफर्ट के ऊपर, वी स्ट्रांगली बिलीव इन आवर एफर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे ठीक है। तो शौकत साहब, इसमें हुकूमत ने या किसी इदारे ने आपकी इसमें कोशिश में ताउन किया, या फिर मुकम्मल तौर पर ये एक निजी कोशिश थी?
नहीं, ये बिल्कुल जो इसके एक्सट्रैक्शन में गवर्नमेंट एज आई सेड के बहुत काम कर रही है एंड दे यूज टू सपोर्ट अस। अच्छा, सबसे पहला अवार्ड जो हमें मिला था वो नवंबर में इन्होंने एक गाला कराया था इस्लामाबाद में, ठीक है। उसमें इन्होंने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने किया था। इन्होंने हमें पहला अवार्ड दिया था बेस्ट पैकेजिंग का। तो वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर ऑयल एक्सट्रैक्ट करना एंड अदर सपोर्ट, दे ऑल टाइम बोथ प्रोविंशियल और फेडरल, वो बिल्कुल वो थे। और इन्हीं को देखते हुए हमें इनिशिएटिव हुआ कि इंकरेजमेंट मिली कि यार हमें अब इंटरनेशनल जाना है, क्योंकि नेशनली तो ये लोग कर रहे हैं, तो नेशनल हमें, इंटरनेशनल हमें लेके जाना है इसको, ताकि हम स्टैम्प करवाएं कि हमारा जो ऑलिव ऑयल है ये पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के बाद अब अगला गोल क्या है, अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा आया हुआ है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। एंड ये ऑलिव की जो क्रॉप है या ऑलिव का जो ट्री है, इसको बहुत कम पानी चाहिए। तो हमें ये चाहिए, हमारे पास बैरन लैंड बहुत है, बलूचिस्तान में बहुत लैंड पड़ी है, सिंध में बहुत लैंड है, और 95+ डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑलिव ग्रो हो सकता है। तो मुझे ये है कि हम इतना, और ये $50 बिलियन की मार्केट है ग्लोबली, जिसको हम टैप कर सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि इटली में सीरीज की वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है हर साल। फ्रांस में और स्पेन में और यूरोप के जो मेडिटेरियन कंट्रीज हैं, वहां पे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स में मसला है। तो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराइजिंग इंटरनेशनली कि जितना जल्दी हम हो सकता है इसकी स्केल अप करें, ज्यादा इसको मैसिव स्केल पे लगाएं एंड प्रोड्यूस करें गुड क्वालिटी और एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्रेसिव फार्मर और ऑलिव एक्सपर्ट शौकत रसूल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बेस्ट विशेष हैं आपके फ्यूचर के लिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।